तो पेपर का नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज के नए चैप्टर का नाम, नया चैप्टर जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। तो चलिए जरा चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये चैप्टर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में, थियरी में भी, न्यूमेरिकल में भी। लेकिन अभी पिछला चैप्टर हमारा था फाइनल अकाउंट, वो तो थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट था और ये चैप्टर न्यूमेरिकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो हमें आपको क्या समझाना है? हमें आपको समझाना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हमारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर भी आपसे पूछते हैं इंटरनल, आप बताओ इस शब्द से क्या लग रहा है, अंदर या बाहर? इंटरनल, हाँ इंटरनल वर्ड क्या लग रहा है, अंदर या बाहर? कैसी बातें लग रही हैं? बच्चे कह रहे हैं इंटरनल मतलब अंदर की बात, बिल्कुल सही। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल भी होता होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ बात इंटरनल की है। बच्चों एक आदमी का मकान है, घर है, जो अंदर से बहुत खराब हो गया है। तो किसी का घर है जो अंदर से बहुत खराब हो गया है, तो उसको री माने दोबारा, मतलब बन चुका है पहले से ही, मगर दोबारा उसे क्या करवाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। तो अंदर से बड़ी खराबी आ गई है, दोबारा आपको करवाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो हमें लगता है आपको वर्ड मीनिंग में कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अंदर से मतलब दोबारा करवाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि हालात अच्छे नहीं, अंदर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मामला ठीक नहीं है, सही करना है, घर बहुत खराब हो गया, गिर पड़ ना जाए? तो बच्चों आप जानते हो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोग किसकी बातें करते हैं? कंपनी की बातें करते हैं। कंपनी की, कि कंपनी के अंदर की हालत अच्छी नहीं है, दोबारा करवाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। लेकिन चलिए जरा फाइनली असली मीनिंग की तरफ आते हैं, असली मीनिंग की तरफ। क्या सारे बच्चे रेडी हैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझने के लिए? बोलिए, तुम आपको चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझाएं। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हम लोग चैप्टर के बारे में समझने को रेडी हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कंपनी है, ठीक? हमने आपके सामने एक एक्स लिमिटेड है और हमने उसकी बैलेंस शीट आपके सामने रख दी। बच्चों आप बताओ, ये ओल्ड फॉर्मेट है ना, पुराना वाला फॉर्मेट जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पुरानी बैलेंस शीट, इधर लायबिलिटी इधर एसेट। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, वो आप ये ओल्ड फॉर्मेट क्यों बना रहे हो? समझाने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए। बोलो बच्चों क्लियर? सर ये ओल्ड फॉर्मेट क्यों बना दिए? समझाने के लिए, हमें कहानी समझानी है, बस कहानी समझानी है इसलिए। ठीक है, आइए समझते हैं। कंपनी लिमिटेड है और उसकी बैलेंस शीट है, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व्स, रिजर्व्स है 20,000, ठीक? लोन, लोन है इनके पास, उधार लेके बैठे हैं, करंट लायबिलिटी। तो ये था इनका लायबिलिटी साइड। एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। बच्चों एक बात याद रखना, अगर पीनल लायबिलिटी में है, अगर पीनल लायबिलिटी में है तो प्रॉफिट है, और अगर पीनल एसेट में है तो वो लॉस है। समीर संजय इस बात को पहले ही कह चुके हैं। तो बच्चों क्या ये बात क्लियर कि अगर पीनल लायबिलिटी में है तो प्रॉफिट है, और अगर पीनल लॉस लॉस में है तो वो एसेट कॉलम में मिलेगा। तो कंपनी किस में चल रही है? घाटे में। बताओ बच्चों, ये कंपनी जो एक्स लिमिटेड है, आपको क्या लगता है कि इसकी हालत अच्छी है कि बुरी है? बोलो, आपको क्या लगता है कि इसकी हालत कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? बच्चे कह रहे हैं सर इस कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी घाटे में, लॉस में है।
ये कंपनी जाती है बाजार, कहती है उधार माल दे दो, उधार माल खरीदना है। ये कंपनी बाजार जाती है सप्लायर के पास, यार सप्लायर उधार माल दे दो, उधार माल खरीदना है। सप्लायर कहता है लाओ बैलेंस शीट देखें, देखें तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये देखो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अरे यहाँ पर तो 3 लाख का घाटा है। सप्लायर मना कर दिया, भाई हम तुमको उधार माल नहीं बेच सकते, तुम तो घाटे में हो, पता नहीं तुम हमारा पैसा लौटा पाओ कि ना लौटा पाओ, लो उधार माल नहीं मिल रहा है, कैश है नहीं, घाटे में चल रहे हैं, उधार माल मिल नहीं रहा है। इन्होंने बैंक के पास अप्लाई किया, बैंक गए, भाई बैंक हमें ना लोन दे दो, लोन दे दो। बैंक बोला क्या करोगे लोन का, जी आप लोन दोगे, हम बाजार से माल खरीदेंगे, फिर उससे प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे, आपका पैसा चुका देंगे। बैंक लोन दे दो। बैंक बोला दे देते हैं लोन, बैलेंस शीट दिखाओ, ये लीजिए बैलेंस शीट। बैंक बोला अरे तुम्हारी बैलेंस शीट में तो घाटा है, लॉस, नहीं हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते, तुम तो घाटे में हो, पता नहीं तुम हमारा पैसा लौटा पाओ कि ना लौटा पाओ। और बैंक ने भी मना कर दिया, ना भाई हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। कंपनी परेशान, कैश है नहीं, उधार माल मिल नहीं रहा है, बैंक लोन लेने से मना कर रहा है। कंपनी ने सोचा चलो पब्लिक के पास जाते हैं, चलो पब्लिक के पास जाते हैं और नए शेयर इशू करते हैं, नए शेयर बेचकर पैसा जुटाते हैं। पब्लिक के पास गए, भैया हमारा नया इक्विटी शेयर ले लो, हमारा प्रेफरेंस शेयर ले लो, हमारी सिक्योरिटी ले लो। पब्लिक बोली अरे भैया काहे को ले लें, क्यों ले लें, आपकी बैलेंस शीट में घाटा दिख रहा है। आप ही सोचो बच्चों, विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस में कौन शेयर लेना चाहेगा। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में कौन लेना चाहेगा शेयर, घाटे वाली कंपनी के शेयर कौन पागल का बच्चा खरीदना चाहेगा। तो कंपनी बिल्कुल परेशान है, कैश है नहीं, उधार माल कोई देता नहीं, बैंक लोन देता नहीं, पब्लिक शेयर खरीदते नहीं, बिजनेस करे तो कैसे। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब कंपनी को बंद करना पड़ेगा। बोलो हम सही बात कह रहे हैं कि नहीं। आप घाटे में हो, कैश है नहीं, उधार माल खरीदोगे, लोग मना कर रहे हैं, जब कच्चा माल नहीं आएगा तो फिनिश गुड कैसे बनाओगे, कैसे बेचोगे, तो माल नहीं खरीद पा रहे हो कैसे बेचोगे, बैंक लोन नहीं दे रहा है, कैश का इंतजाम नहीं, लोग शेयर नहीं खरीद रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, कंपनी बंद करना पड़ेगा। बच्चों कंपनी, क्या कंपनी से सैकड़ों हजारों लोग जुड़े होते होंगे, क्या सैकड़ों हजारों लोगों का रोजगार कंपनी से जुड़ा होता होगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। बच्चों हम लोग एक कोचिंग चलाते हैं, छोटी सी कोचिंग, हम लोग छोटी सी कोचिंग चलाते हैं, मगर हम लोग से कम 15-20 लोग जुड़े होते हैं, 15-20 लोगों का रोजगार हमसे जुड़ा होता है। अगर हमारी छोटी सी कोचिंग बंद हो जाए तो 15-20 लोगों को डिस्टरबेंस होगा अच्छा खासा। तो यहाँ पर तो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, जहां सैकड़ों हजारों लाखों लोग जुड़े हैं। तो बच्चों अगर कंपनी बंद हुई तो हजारों लोग प्रभावित होंगे, सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे, उनकी रोजी रोटी पर आंच आएगी। तो क्या कंपनी का बंद होना देश के लिए अच्छी बात है, क्या कंपनी का बंद होना देश के लिए हितकारी है, बताओ बच्चों। कंपनी का बंद होना हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात है क्या, बच्चे कह रहे हैं नहीं। तो कंपनी का बंद होना नेगेटिव ग्रोथ की तैयारी है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं, नेगेटिव ग्रोथ की तैयारी है। तो किसी भी कंपनी का बंद होना किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता। आप बताओ बच्चों, क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को बचाए, क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को बचाए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर, ये कंपनी का बंद होना देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ की तैयारी है, बहुत लोग जो जुड़े हैं उनको रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। अगर कंपनी बच सकती है तो सरकार को बचाना चाहिए। आइए देखते हैं ये कंपनी एक्स लिमिटेड जो घाटे में है कैसे बचेगी, क्या किया जाए, कैसे बचेगी। ध्यान दीजिएगा, हमारी कंपनी
के डायरेक्टर्स, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स। आइए पता लगाएं क्या करने जा रहे हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर कहीं जाकर रोने वाले हैं। हमारी कंपनी के डायरेक्टर, हम कौन, हम एक्स लिमिटेड है जो घाटे में, हमारी कंपनी के डायरेक्टर जाकर रो पड़े हैं किसी के आगे, आंसू बहा दिया है। किसके पास? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। हे एनसीएलटी, एनसीएलटी बोला हाँ बताओ भक्त क्या दिक्कत है। तो डायरेक्टर बोले हे एनसीएलटी हमें बचा लो, हमें बचा लो। एनसीएलटी बोला दिक्कत क्या है? हे एनसीएलटी ये हमारी बैलेंस शीट देखो। एनसीएलटी ने देखा, देखो तुम्हारी बैलेंस शीट देखना है। हाँ भाई दिखाओ। अच्छा घाटा, हाँ साहब घाटा। इसको देख के, इसको देख के हर कोई भड़क रहा है। सप्लायर काहे को उधार माल दो, बैंक काहे को लोन दो, पब्लिक काहे को शेयर खरीदो। तो एनसीएलटी हम घाटे में है और हमें कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, हमें बंद होना पड़ेगा, हमें बचा लो। तो एनसीएलटी से क्या कहा जा रहा है? हमें बचा लो। एनसीएलटी ने कहा अच्छा बचा लें। एनसीएलटी पूछा बचा तो लेंगे लेकिन जरा अपने सपने तो बताओ, तुम क्या चाहते हो, हमें अपने सपने तो बताओ। हाँ बच्चों, हम क्या कह रहे थे कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर, हम संकट में हैं, एक्स लिमिटेड संकट में है और एनसीएलटी के पास पहुंच गए। एनसीएलटी हमें बचा दो। एनसीएलटी बोला समस्या क्या है? साहब हम घाटे में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, हमें बचा दो। एनसीएलटी बोला चाहते क्या हो, अपना सपना बताओ। चाहते क्या हो, अपना सपना बताओ। अब इनको क्या बताना है? अपने सपने बताने हैं। बच्चों बोलो हम आगे कंटिन्यू करें, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है? जल्दी बोलो कि सर हमको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ। हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो फिर हाँ एनसीएलटी क्या कह रहा है? ठीक है भाई तुम रो गाओ मत, तुम्हारी कंपनी बचा लेंगे, लेकिन तुम अपना ड्रीम बताओ, सपना बताओ, तुम क्या चाहते हो। आओ देखें भाई क्या ख्वाहिश है इनकी, डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं। सर हम बहुत परेशान हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, हम चाहते हैं बिजनेस बच जाए। हाँ भाई सपना बताओ क्या चाहते हो। सपना, सर हम चाहते हैं जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं ये कुछ पैसा छोड़ दें, प्रेफरेंस शेयर वाले कुछ पैसा छोड़ दें, कुछ प्रॉफिट हमारे पास है, कुछ लोन हमारे पास है, कुछ करंट लायबिलिटी हमारे, ये लोग हैं, तो ये लोग पैसा छोड़ दें। तो ये कह रहे हैं कि सर हमारा सपना है कि ये लोग पैसा छोड़ दें। एनसीएलटी बोला हम समझे नहीं इस बात का मतलब कि ये लोग पैसा छोड़ दें, ठीक से बताओ क्या कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। हम चाहते हैं लोग पैसा छोड़ दें, दान दे दें। अच्छा वो दान दे देंगे? हाँ हम चाहते हैं वो पैसा छोड़ दें। जी कैसे? इक्विटी शेयर 3 लाख का है, हाँ 3 लाख का है। हम चाहते हैं कि इक्विटी शेयर 3 लाख का है, वो 1 लाख पर मान जाए। अच्छा 1 लाख पर मान जाए तो 2 लाख, जी 2 लाख, 2 लाख रुपया वो दान दे दे, छोड़ दे, और दान को हम एक डब्बे में डालेंगे। इक्विटी शेयर से कितना छुड़वा रहे हो? 2 लाख। इक्विटी शेयर मान जाओ, तुम 3 लाख वाले हो, 2 लाख, 1 लाख पर मान जाओ, 2 लाख दान दे दो। अच्छा भाई और क्या चाहते हो? प्रेफरेंस शेयर तुम 2 लाख के हो, हाँ तुम 1 लाख पर मान जाओ, ठीक है 1 लाख पर मान जाओ, और तुम कितना छोड़ दो? तुम 1 लाख छोड़ दो, 1 लाख। अच्छा हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा है, रिजर्व 20,000 का रिजर्व। रिजर्व कहाँ गया? जी रिजर्व भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। या तुम कर क्या रहे हो ये बताओ। जी हम एक दान पेटी बनाए हैं जहां दान इकट्ठा कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर से छुड़वाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से छुड़वाया, कुछ रिजर्व हमारे पास है, हम लोगों से पैसे छुड़वा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। लोन वाले तुम 1 लाख के हो, हाँ लोन वाले बोले हम 1 लाख के हैं। तो यार तुम 50,000 पर मान जाओ और प्लीज तुम भी 50,000 छोड़ दो। अच्छा भाई लोन वालों से छुड़वा दिया आपने,
करंट लायबिलिटी वालों तुम 1 लाख के हो जी साहब, यार तुम भी 50,000 पर मान जाओ, और तुम भी करंट लायबिलिटी वाले कितना छोड़ दो, 50,000 छोड़ दो। तो हमने सबसे पैसे छुड़वाए, हम चाहते हैं हम सबसे पैसे छुड़वाएं। बच्चों जरा बताओ कि सबने कितना डोनेशन दिया, सबने कितना दान दिया। और बच्चे कहते हैं सर टोटल दान की रकम हुई, अलग अलग आंसर आ रहा है, 2 लाख, 1,20,000, 50,000, 50,000, 4,20,000। हाँ हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर कुल मिलाकर 4,20,000 का डोनेशन आया है। ठीक है, एनसीएलटी पूछा ये बताओ कि तुम कहोगे पैसा छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ भी देंगे? नहीं साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे उनके पास, हे इक्विटी शेयर होल्डर, हे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हे लोन वाले, हे करंट लायबिलिटी वाले, पैसा छोड़ दो। तो वो बोलेंगे काहे छोड़ दें? तो हम बताएंगे कि देखो कंपनी बंद होने वाली है, देखो कंपनी बंद होने वाली है, इसको बचाने में सहयोग करो, क्योंकि कंपनी बंद हो गई तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारा कितना मिलेगा, हमें तो लगता है सब डूब जाएगा। तो अगर कंपनी बंद हो गई तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम तुम्हें कितना मिलेगा, क्या पता सब तुम्हारा डूब जाए। और तुम चाहते हो कि चीजें बनी रहें, बची रहें, तो तुम फिलहाल पैसा छोड़ दो, कंपनी चलती रहे, तुम्हारा काफी पैसा अभी भी बचेगा। और कंपनी ग्रो कर गई तो उसका आकार और भी आगे बढ़ सकता है, तो हम बढ़िया कहानी सुना के छुड़वा लेंगे। बोलो बच्चों ये बात क्लियर कि हम लोगों को बताएंगे यार छोड़ दो? नहीं छोड़ेंगे, अरे नहीं छोड़ोगे कंपनी डूब जाएगी, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्या करोगे तब? हाँ ये बात तो है, तो चाहते हो कुछ मिल जाए तो कंपनी को बचाओ, त्याग दो, कुर्बानी दो, दान दो। अगर कंपनी भविष्य में ग्रो करी तो तुम्हारा पूंजी का आकार बढ़ सकता है, मगर अभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो हमने लोगों से पैसे छुड़वाए। यहां तक कहानी क्लियर, यहां तक का क्लियर है? बताओ बच्चों। हाँ सर इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा और सपना बताओ, और जो हमारी फिक्स्ड एसेट है ना, वो 1 लाख की नहीं है, मतलब 1 लाख की नहीं है, तो कितने की है जी? वो 50,000 की है मार्केट में। नहीं समझे मतलब? जी लॉस हुआ है, लॉस। कैसे लॉस कैसे हुआ? हमारी जो फिक्स्ड एसेट हम 1 लाख की समझ रहे हैं ना, तो ये जर्जर बिल्डिंग है, जर्जर, जर्जर बिल्डिंग है। जब हम लिए थे 1 लाख की थी, अब खंडहर हो गई है, तो अब 1 लाख की नहीं 50,000 की है, तो घाटा है घाटा। तो हमारी बिल्डिंग 50,000 की है, तो बाकी 50,000 नुकसान है, नुकसान, बाकी 50,000 नुकसान है। तो हम जिस असेट को 1 लाख की समझ रहे हैं, आज उसकी मार्केट में वैल्यू 50,000 है, तो कितना नुकसान? 50,000 का नुकसान, क्योंकि वो जर्जर हो गई है, खंडहर हो गई है। अच्छा भाई मार्केट वैल्यू गिर गई है, अच्छा मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है, मार्केट वैल्यू गिरती है तो घाटा होता है। बिल्कुल, हम उसे 1 लाख की समझ रहे थे, वो 50,000 की है, घाटा हो गया। अच्छा और बताओ, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम 1,20,000 का समझ रहे हैं, नहीं नहीं वो 1,20,000 का नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है। हम 1,20,000 का समझ रहे हैं, उसकी मार्केट में वैल्यू गिरी पड़ी है, वो कितने का है? 1 लाख का है, तो कितनी मार्केट वैल्यू गिर गई? 20,000। बच्चों ये वर्ड समझ रहे हो कि नहीं, कि अगर कोई सामान आप 10 रुपए का आपके पास है, मगर अब बाजार में उसकी कीमत 8 रुपया है, तो मार्केट वैल्यू 2 रुपया गिर गई और ये नुकसान है। और अगर वो सामान आपके पास 10 रुपए का है और मार्केट में उसकी वैल्यू 15 रुपया हो गई है, तो आपका 5 रुपए का फायदा है। और यहाँ क्या हो रहा है? मार्केट वैल्यू गिर गई है। बिल्डिंग 1 लाख की समझ रहे हैं, मार्केट में 50,000 की है, 50,000 दाम गिर गए। इन्वेस्टमेंट हम समझ रहे हैं 1,20,000 का, जो मार्केट में वैल्यू 1 लाख पर आ गई है, 20,000 वैल्यू गिर गई है, नुकसान। अच्छा करंट असेट हम समझ रहे हैं 2 लाख की, जी नहीं करंट असेट 2 लाख की नहीं है, करंट असेट 2 लाख की नहीं है, वो तो 1 लाख, मार्केट वैल्यू उसकी 1,80,000 है। तो करंट असेट हम 2 लाख की समझ रहे हैं, मगर वो 2 लाख की नहीं है, वो तो 1,80,000 की है। कितने दाम गिर गए उसके जी? करंट असेट थी कितने की? 2 लाख की, और अभी मार्केट में 1,80,000 की है, 20,000 दाम उसके गिर गए। ठीक बच्चों, एक बात बताओ, क्या फसाद की जड़ यही है? क्या फसाद की जड़ यही है जिसको देख के लोग भड़के थे? पीनल, लॉस, नहीं देंगे उधार माल सप्लायर, नहीं देंगे लोन बैंक, नहीं खरीदेंगे शेयर्स शेयर होल्डर्स। हाँ फसाद की जड़ यही है। अच्छा एक और नुकसान फसाद की जड़, कितना? 3 लाख। बच्चों सारे नुकसान इकट्ठा कर लो, बताओ सारे नुकसान।
सारे नुकसान इकट्ठा कर लो, बोलो बोलो बोलो। जीरो, नुकसान डिलीट। बच्चे कहते हैं सब नुकसान। सर 3,90,000, सारे नुकसान मिलाकर 3,90,000। ठीक। हाँ भाई बच्चों, हमारे डायरेक्टर्स ने लोगों को कहानी सुना सुना कर कितने पैसे छुड़वाए। हमारे डायरेक्टर ने कहानी सुना सुना कर लोगों से कितने पैसे छुड़वाए। सर 4,20,000। अच्छा, और हमारे डायरेक्टर्स ने सारे घाटे इकट्ठा कर लिए हैं, सारे घाटे। और सारे घाटे कितने हैं? 3,90,000। हमने फायदा इकट्ठा किया है और ये रहे नुकसान। फायदे से नुकसान की भरपाई करो, फायदे से नुकसान की भरपाई करो और बताओ अब कितना बचा। क्या कोई फायदा बचा? लोगों से पैसे छुड़वाए, नुकसान की भरपाई कर दी, क्या कुछ पैसा बचा? हाँ सर बचा। कितना बचा? कितना बचा सर? वो ना, कितना हमने इकट्ठा किया था सर, हम लोगों ने लोगों से पैसे छुड़वा उड़वा कर 4,20,000 रुपया इकट्ठा किया था। अच्छा, और हमने 3,90,000 रुपया नुकसान पाट दिया, भरपाई कर दी। अच्छा, कितना बचा? सर 30,000 बचा। प्रॉफिट बचा? हाँ सर। स्वाति वीडियो ऑन मत किया करिए। चलिए, तो 30,000 बचा। बचा तो कैपिटल रिजर्व, बचा तो कैपिटल रिजर्व। बच्चों जरा लायबिलिटी एसेट्स का टोटल लगाओ, लायबिलिटी एसेट्स का टोटल लगाओ। बोलो कितना? जल्दी बताओ अब इस नई बैलेंस शीट का टोटल कितना? बोलो 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 बच्चों। बच्चे क्या कहते हैं? 3,30,000। तो ये रही नई बैलेंस शीट, ड्रीम बैलेंस शीट। अच्छा, ड्रीम बैलेंस शीट। कहानी कहां से शुरू हुई थी फिर से बताएं? कहानी बच्चों अब ये बताओ, इस नई बैलेंस शीट में लॉस जैसी कोई चीज है? क्या इस नई बैलेंस शीट में लॉस जैसी कोई चीज है? नहीं सर। क्या अब सारी संपत्तियों की वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है? क्या अब जो भी संपत्तियां हैं उनके दाम झूठे नहीं है, बिल्कुल सच्चे हैं, मार्केट वैल्यू के बराबर है? हाँ सर। अब कोई घाटा नहीं है, सारी एसेट्स मार्केट वैल्यू पर है, हर चीज परफेक्ट कंडीशन में है, हर चीज परफेक्ट कंडीशन में है। अब बताओ, अगर इस बैलेंस शीट को लेकर बाजार में जाएंगे, भाई उधार माल दे दो मिलेगा, भाई उधार माल दे दो मिलेगा। बैलेंस शीट दिखाओ, ये देखो घाटा है, बिल्कुल नहीं, ले लो। बैंक के पास जाएंगे, लोन मिलेगा। मैनेजर साहब लोन चाहिए, बैलेंस शीट दिखाओ, ये पकड़ो। घाटा है, नहीं है, लोन पास। शेयर होल्डर के पास जाएंगे, भाई शेयर खरीदोगे, बैलेंस शीट दिखाओ, ये पकड़ो। घाटा है, नहीं, शेयर बिकेंगे, कंपनी चल पड़ी। हाँ बच्चों, लेकिन एक बात बताना, यहाँ बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 7,20,000। रिकंस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस शीट का साइज क्या है? 3,30,000। 3,30,000। क्या रिकंस्ट्रक्शन के बाद कंपनी का आकार साइज छोटा हो गया है? बोलो बच्चों, क्या रिकंस्ट्रक्शन के बाद कंपनी का साइज छोटा हो गया है? हाँ सर। तो सर क्या ये बुरी बात है? कितनी बड़ी कंपनी छोटी हो गई? अरे भले छोटी हो गई, तंदुरुस्त तो है, हेल्दी तो है, घाटा तो नहीं है, चलेगी तो भले आकार छोटा हो गया वो ना देखो, बड़ा था तो घाटा था, छोटी है तो हेल्दी है, भले छोटी हो गई हेल्दी है, लॉस नहीं है, लोन मिलेगा, उधार माल मिलेगा, शेयर बिकेंगे। अच्छा, जरा कहानी पर लौट आए। यहाँ तक क्लियर है? बोलो बच्चों, कहानी थोड़ी बड़ी है, इस चैप्टर को समझा पाना आसान काम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो कहानी पर लौटते हैं। कहानी कहाँ शुरू थी? कहानी, डायरेक्टर, डायरेक्टर किसके पास जाकर आंसू बहा दिए, रो पड़े? डायरेक्टर एनसीएलटी के पास जाकर आंसू बहा दिए। कहानी फिर से सुना रहे हैं। हे एनसीएलटी, हाँ भक्त बोलो, हमें बचा लो। क्या हो गया? अरे साहब ये देखो। क्या देखें? अरे ये देखो, ये लॉस, हमें बचा लो, बहुत बुरी हाल है। अच्छा, बचा लेंगे। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं
क्या चाहते हो? ये चाहते हैं लोग पैसे छोड़ें, हम दान पेटी में रखें और हम सारे नुकसान इकट्ठा करें और भरपाई कर दें। तो लोग पैसे छोड़ें, हम उस दान पेटी में रखें और दान पेटी की रकम को नुकसान की भरपाई में खर्च कर दें। और हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाए, हो सकता है पैसा न भी बचे, लेकिन लेकिन लॉस तो हमें खत्म करना ही करना है। हम ये चाहते हैं, ये हमारा सपना है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो ऐसा हो जाए, ठीक है ठीक है। एनसीएलटी, तुमने हमें अपनी बैलेंस शीट दिखाई, हाँ, और अभी अभी तुमने हमको क्या दिखाया? अपना सपना बताया, ऐसा हो जाए। सपना बता रहे हैं ऐसा हो जाए। लो, हम तुम्हारे सपने से संतुष्ट हैं और हम तुम्हें देते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भारत सरकार तुम्हारी कंपनी बचाने में इंटरेस्टेड है, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर? अपनी करंट पोजीशन बताई एनसीएलटी को, अपना ड्रीम्स बताया एनसीएलटी को, और एनसीएलटी को मना लिया, मना लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया। बच्चों एक बात बताओ, हमारा एनसीएलटी मान गया, मना लिया, क्या असली दुनिया में हर बार मानता होगा? क्या हमारा एनसीएलटी हर बार मानता होगा? हाँ हम रेडी है, बचा लेंगे, हाँ हम रेडी है, बचा लेंगे। विजय माल्या भी तो गए थे, हे एनसीएलटी हमारी किंगफिशर एयरलाइंस को बचा लो। एनसीएलटी बोला भाग जाओ यहां से, दिखाई मत पड़ना। अनिल अंबानी गए थे, हे एनसीएलटी हमारे रिलायंस ग्रुप कंपनियों को बचा लो, रिलायंस कम्युनिकेशन को बचा लो, पावर को बचा लो, इंफ्रा को बचा लो, भाग लो यहां से, दिखाई मत पड़ना। उसको बचाएंगे जो बेचारा असहाय है, मजबूर है, गलती नहीं होने पर भी मारा जा रहा है। तुम सब तो जबरदस्ती अपनी मुसीबत अपने सर लिए हो, बेईमानी करके, जैसे भी। हम केवल उनको बचाएंगे जो बचाने लायक है, सबको थोड़ी ना बचाएंगे। क्लियर? कि एनसीएलटी जरूरी नहीं कि मान जाए, लेकिन हमारे चैप्टर के हर सवाल में मानेगा। सुना आपने? हमारे चैप्टर के हर सवाल में एनसीएलटी मानेगा। हम कहाँ असली दुनिया में, तो किताबी दुनिया में। एनसीएलटी कभी मना नहीं करेगा किताबी दुनिया में सवालों में। बच्चों क्या आपको ये पहली लाइन क्लियर है? तो हम कहानी को आगे बताएं। डायरेक्टर साहब हमें बचा लो। क्या दिक्कत है साहब? ये दिक्कत है। अच्छा तो क्या चाहते हो साहब? ये चाहते हैं। हाँ तुम्हारे सपने देखे, लॉजिकल है, अच्छे हैं, चलो हम बचाएंगे, भारत सरकार तुम्हें बचाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। स्टेप फर्स्ट पूरा, स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट पूरा, स्टेप सेकेंड, कागज नंबर 1, हमारी कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। कागज नंबर 1, तो कागज नंबर 1 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। कागज नंबर 2, एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो डायरेक्टर्स क्या लिख रहे हैं? प्रार्थना पत्र, जहां क्या लिखा गया है? जहां हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो। फिर जो ड्रीम बैलेंस शीट बनाई थी, हाँ कागज नंबर 3 ड्रीम बैलेंस शीट, हम ऐसा चाहते हैं ऐसा हो जाए। और ये सब कहां सबमिट कर दो? ये तीनों कागज एनसीएलटी के पास सबमिट कर दो। तो आपने 3 कागज, जब वो परमिशन दे दिए, कागज आपको मिल गया, अब 3 डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हो। आपने एनसीएलटी को एनओसी जमा किया, आपने एक एप्लीकेशन जमा किया मुझे बचा लो, और आपने ये बताया कि हम क्या क्या चाहते हैं। ये तीनों कागज जमा हो गए। अब एनसीएलटी में जज साहब बैठते हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में जज साहब बैठते हैं, तो एनसीएलटी में भी जज साहब बैठते हैं। जज साहब बोले, सुनो भाई जी बताइए, तुम लाइबिलिटी वालों की मीटिंग बुलाओ। लाइबिलिटी वालों की मीटिंग? हाँ बच्चों, लाइबिलिटी, क्या आपको याद है कि अब लाइबिलिटी का नाम इक्विटी एंड लाइबिलिटी है? क्या आपको याद है कि अब लाइबिलिटी का नाम इक्विटी एंड लाइबिलिटी है? हाँ, तो इक्विटी माने मालिक लोग, लाइबिलिटी माने बाहरी लोग। क्या आप समझ रहे हो कि जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब क्या कहते हैं? तो जज साहब कहते हैं लाइबिलिटी वालों की मीटिंग बुलाओ। हाँ, लाइबिलिटी वाले, डिबेंचर होल्डर वाले, बैंक लोन वाले, क्रेडिटर वाले, बैंक ओवरड्राफ्ट वाले, बाहरी वाले, लाइबिलिटी वालों की मीटिंग बुलाओ। डायरेक्टर बोला क्यों साहब, क्यों बुलाए मीटिंग? अरे तुम कह रहे हो लोन वाले इतना छोड़ दें, क्रेडिटर इतना छोड़ दे, बैंक वाले इतना छोड़ दें। अरे यार तो उनकी मीटिंग बुलाकर सिग्नेचर करा के लाओ ना, तुम्हारे कहने से क्या होता है? उनकी सहमति जरूरी है, जबरदस्ती थोड़ी ना है।
लायबिलिटी वालों की मीटिंग बुलाओ और उनसे कागज पर साइन करवा के लाओ कि तुम कह रहे हो वो 2 लाख छोड़ दें, 1 लाख छोड़ दें, 50,000 छोड़ दें, तो लिखवा के लाओ। बच्चों बोलो क्लियर कि ये कि हमारे जज साहब क्या टास्क दिए हैं, लायबिलिटी वालों की मीटिंग बुलाओ। आपके कहने से नहीं होगा कि वो छोड़ दें, तुम्हारा ड्रीम ऐसे पूरा नहीं होगा, जाओ उनको मना के लाओ। अब एक गए मनाने लायबिलिटी वाले को, भाई पैसा छोड़ दो, साइन कर दो, पैसा छोड़ दो, साइन कर दो, कंपनी डूबने वाली है, डूब गई, पता नहीं फूटी कौड़ी भी मिले कि ना मिले कुछ नहीं पता, छोड़ दो, कंपनी बच गई तो तुम्हारा जितना छोड़े हो, जितना बचा है वो तो मिलेगा ही, कंपनी का साइज बढ़ गया तो तुम्हारे और भी पैसे ग्रो कर सकते हैं। तो लायबिलिटी वालों की साइन लेकर आओ, जज साहब ऐसा बोले, और आपने लायबिलिटी वालों की मीटिंग बुलाई। बच्चों आप सभी जानते हो कि 100% लोग कभी भी हामी नहीं भरेंगे, सही बात, कि लायबिलिटी वाले कभी भी 100% लोग हामी नहीं भरेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे और पक्का कुछ ना कुछ ना बोलेंगे। जज साहब बोले यार तुम बस 51% लोग को मना लो, बाकी काम डन है, बस तुम 51% को मना लो, बाकी माने ना माने हम साइन कर देंगे, बात खत्म। तो समझ गए आप कि लायबिलिटी वाले 100% मनाना जरूरी नहीं है, 51% का परमिशन है, बहुत है। 51 का 50% प्लस समर्थन ले आओ, बहुत है, बाकी ना माने उनसे मतलब नहीं है। अच्छा डायरेक्टर वापस आते हैं, साहब लायबिलिटी वालों की मीटिंग बुलाई थी, 50% प्लस लोगों को हमने राजी कर लिया, सिग्नेचर। अच्छा भाई जज साहब अगला स्टेप, जब तक फिर हथौड़ा पीट रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा भाई क्या बोल रहे हैं जज साहब, लायबिलिटी वालों की मीटिंग बुला लिए, हो गया साइन वाइन? हाँ साहब 50% प्लस का समर्थन लाए हैं, वो राजी है पैसे छोड़ने को, ठीक है। अब इक्विटी वालों की मीटिंग बुलाओ, इक्विटी माने अंदर के लोग, है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी वाले बाहरी लोग, इक्विटी माने अंदर के लोग, लायबिलिटी माने एक्सटर्नल लायबिलिटी, इक्विटी माने इंटरनल लायबिलिटी। अब अंदर वालों की मीटिंग बुलाओ, अंदर वाले, अरे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब अंदर वालोों की मीटिंग बुलाओ। तुम्हारे कहने से नहीं होगा इक्विटी इतना छोड़ दे, प्रेफरेंस इतना छोड़ दे, नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, उनकी मीटिंग बुलाओ, कम से कम 51% लोग का साइन लेकर आओ। बेचारे डायरेक्टर फिर निकल पड़े, अब की बार शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई और कैसे भी करके कहानी वानी सुना के, यार छोड़ दो पैसा वरना कंपनी बंद हो जाएगी, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, मान जाओ मान जाओ, अगर तुम्हारे पैसे बचे रहे कंपनी ग्रो करेगी तो पूंजी आगे बढ़ सकती है, छुड़वा लिया पैसा। तो वो सबसे भी 50% साइन लेकर आए, जज साहब शेयर होल्डर्स मान गए, 51% या ज्यादा हम ले आए, उनका सिग्नेचर, वो मान गए पैसे छोड़ने को। बच्चों क्या स्टेप सारे के सारे यहाँ तक क्लियर है? एक स्टेप पूरा करो, दूसरा पूरा करो, तीसरा पूरा करो, बच्चे कहते हैं हाँ सर क्लियर है यहाँ तक। चलो ये टास्क पूरा, ये टास्क पूरा। अब जज साहब अपना हथौड़ा पीट रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर। हाँ भाई क्या ऑर्डर? हम ऑर्डर पास करते हैं, हम ऑर्डर पास करते हैं। तुम कह रहे थे ना इक्विटी छोड़ दें, लो इक्विटी शेयर कैपिटल कम। तुम बोल रहे थे ना प्रेफरेंस छोड़ दें, लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम। तुम बोल रहे थे ना लायबिलिटी पैसे छोड़ दें, तो लायबिलिटी वाले कम। तुम कह रहे थे ना मेरे फिक्स्ड एसेट के दाम गिर गए हैं, लोग कम। तुम कह रहे थे ना मेरे करंट एसेट के दाम गिर गए हैं, लोग कम। तो जो जो तुम कह रहे थे अपने ड्रीम, वो ड्रीम पर हम ऑर्डर पास कर रहे हैं। हम तुम्हारे जो तुम सपना देखे थे हम सबका ऑर्डर पास कर रहे हैं। इक्विटी कम, प्रेफरेंस कम, लायबिलिटी कम, एफए कम, करंट एसेट कम, हम सबका ऑर्डर पास कर रहे हैं। चलो भैया जज साहब ने हथौड़ा पीट दिया, ऑर्डर पास कर दिया। अब जज साहब बोले ऑर्डर पास कर दिया है, अब तुम, आज ऑर्डर पास होने से 30 दिन बचे हैं, हम तुम्हें कितना वक्त दे रहे हैं? 30 दिन का। जाओ, चले जाओ किसी के पास। डायरेक्टर बोले सर किसके पास चले जाए? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाओ, सीए के पास। अच्छा तो सर फिर सीए के पास जाओ, 30 दिन के अंदर अंदर जो जो ऑर्डर हम दिए हैं सीए के पास चले जाओ, मेरे ऑर्डर एंट्री करवा लो, लेजर बनवा लो, बैलेंस शीट बनवा लो। तो जो हम ऑर्डर पास किए हैं ये सब, इसका एंट्री करा लो, इसका खाता वाता बनवा लो, इसकी बैलेंस शीट बनवा लो और 30 दिन में जमा कर देना। अगर 31वां दिन लगा निरस्त कर देंगे सब कुछ, कैंसिल। तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लापरवाही नहीं चाहिए, 30 दिन में करा लो।
अच्छा, फिर डायरेक्टर दौड़े भागे सीए के पास जाते हैं। सीए साहब, आप जज साहब जो जो ऑर्डर पास किए हैं एंट्री करो, कर दिया। अकाउंट बनाओ, लेजर बनाओ, बना दिया। बैलेंस शीट बनाओ, बना दिया। फिर 30 दिन के अंदर अंदर जज साहब हम आ गए, फिर से डायरेक्टर्स, जज साहब हम आ गए, ये पकड़िए, एंट्री करवा ली, अकाउंट बनवा लिया, बैलेंस शीट बनवा ली, ये पकड़िए। 30 दिन के अंदर लाए हैं, आपने कहा था 30 दिन के अंदर। जज साहब, अब जज साहब फिर से अपना हथौड़ा पीटते हुए, ऑर्डर ऑर्डर, फाइनल सिग्नेचर, फाइनल सिग्नेचर, एग्जीक्यूट, ऑर्डर एग्जीक्यूट, काम हो गया। आज तुम्हारी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। लो भैया, अब जाकर कंप्लीट हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलो बच्चों, समझ बात आई? अब जाकर कंप्लीट हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अब जाकर। अच्छा, अब जाकर, हाँ अब जाकर हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, यानी ये सपना, ये जो सपना था, अब जाकर साकार हो गया है, अब जाकर। और आप जानते हैं सपना साकार होने से, बच्चों बताओ, सपना साकार होने के बाद कंपनी का साइज छोटा हो जाएगा कि बड़ा? साइज, आकार, क्या बताए थे कुछ देर पहले हम? बिल्कुल सही जवाब, कि आकार छोटा हो गया। लेकिन ये कोई बुरी बात तो नहीं है, अरे यार भले आकार छोटा हो गया, कम से कम लॉस तो नहीं है, कंपनी हेल्दी तो है, बिजनेस चलेगा तो लोग आएंगे तो काम तो चलते रहेगा। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। तो अब जाकर कंप्लीट हुआ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, लेकिन जज, अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जब कोई बच्चा फेल हो जाता है, कोई बैक पेपर भरने का प्रोविजन है कि नहीं? बोलो, जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो बैक पेपर भरता है? हाँ। तो बच्चों, जब वो बैक पेपर भरता है तो उसकी मार्कशीट पे क्या लिखा होता है? जो दूसरी मार्कशीट आती है, बैक पेपर, बीपी ऐसे लिखा होता है, बैक पेपर। ठीक, यानी यानी मार्कशीट, यानी बच्चों आप फेल हो गए, यानी कुछ गलतियां हुई आपसे और आपने सुधारने के लिए बैक पेपर भरा, तो उस मार्कशीट पर क्या लिखा होता है? बैक पेपर। जो आपको और दुनिया को एहसास दिलाता है कि इसने बैक पेपर भरा है, जो आपको और दुनिया को एहसास दिलाता है कि इसने बैक पेपर भरा है, जिससे थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, कह दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि बेटा, जो तुम बैलेंस शीट बनाए हो ना, उस पर क्या लिख देना? एंड रिड्यूस्ड। जो तुम बैलेंस शीट बनाए हो उस पर क्या लिख देना? एंड रिड्यूस्ड। तो जब भी बैलेंस शीट बनेगी उस पर एंड रिड्यूस लिखा होगा, और एंड रिड्यूस ये बताने के लिए होता है तुम्हें भारत सरकार ने बचाया है। क्या बच्चों को ये बात समझ में आई कि एंड रिड्यूस क्या बताता है? तुम्हें भारत सरकार ने बचाया है, तुम तो मर रहे थे, तुम्हारी तो मृत्यु हो रही थी, तुम्हें हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने, एनसीएलटी वालों ने, भारत सरकार ने तुम्हें बचाया है। तो बच्चों, ये बेइज्जती का पेड़ चिपका दिया फेविकोल से, माथे पे कलंक लगा दिया। अमिताभ बच्चन की एक पुरानी फिल्म आई थी, उनके हाथ पे लिखा था मेरा बाप चोर है, तो इनके लिख दिया मेरा बाप चोर है, कलंक चिपका दिया। तो ये चिपका रहेगा। आप कहोगे सर इस कलंक के साथ कंपनी को जिंदगी भर जीना पड़ेगा, इस कलंक के साथ कंपनी को जीवन भर जीना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी कंपनी आगे अच्छा बिजनेस करने लगी, अगर आपकी कंपनी आगे अच्छा बिजनेस करने लगी, तो आप एनसीएलटी के पास जाना और रीअप्लाई करना। एनसीएलटी कुछ साल बाद आए हैं, कंपनी बहुत बढ़िया हो गई है, प्लीज वो जो हमारे माथे पे मेरा बाप चोर है लिखे हो हटा दो। तो आपको एनसीएलटी को रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब जज साहब आपकी बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, अच्छा हाँ हाँ मजबूत तो हो गए हो, तो बोलेंगे अब हटा दो, ऑर्डर पास कर देंगे। और जज साहब ना ना ना, अभी मजबूत नहीं हुए हो, अभी कलंक और चिपका रहेगा, तेरा बाप चोर है, अभी लिखा रहेगा। तो आप रीअप्लाई करो, जज साहब पर हटाए कि ना हटाए कंडीशन देखकर। बच्चों आगे चलें, आगे। ठीक, आगे ये देखो, हमारी एयर इंडिया संकट में थी, गई थी, हमें बचा लो, हमें बचा लो, बचाया भी था। तो कौन गया था हमें बचा लो? एयर इंडिया, विमान कंपनी, एयरलाइंस कंपनी, बचाया भी था। यूटीआई गई थी, हमें बचा लो, हमें बचा लो, बचाया भी था। तो सर यूटीआई गई कहाँ? नहीं बच पाई ना, बच नहीं पाई। तो लेकिन एयर इंडिया को सरकार ने बचाया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सरकार ने बचाया था। जो बच्चे
एक सीरीज देखे हैं स्कैम 1992, हर्षद मेहता। तो हर्षद मेहता में कई बार इसका नाम आया था, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। तो एयर इंडिया को सरकार ने बचाया है, जिसकी हालत अभी भी अच्छी नहीं है बचाने के बाद भी। यूटीआई को सरकार ने बचाया था, कुछ दिन चले फिर डूब गए। और हमारा एयरटेल आज तक फाइट कर रहा है। सन 2003 में हमारा एयरटेल कंपनी, उस समय सरकार ने इसको बचाया था और आज तक मित्तल की ये कंपनी संघर्ष कर रही है। जियो ने बहुत कोशिश की इसको नेस्त नाबूद करने की, मगर मजबूती से टक्कर दे रहा है आज भी जियो को। एनएससी की टॉप 50 कंपनी में ये भी आती है भारतीय एयरटेल। तो सरकार ने कभी इसको बचाया था क्या? बुरी हाल थी, मगर आज इतना मजबूत है कि टक्कर दिए हुए है, तगड़ी कंपनी है। तो ये थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के असली एग्जाम्पल यहाँ पर हमने आपको दिए। बच्चों अब आपकी बारी कि आप हमसे यहाँ तक कोई प्रश्न पूछो, तो फिर हम आगे चले। क्योंकि हम आपको क्या बता रहे थे, कहानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पूरी कहानी सुना डाली हमने। आपको ये सब कहानी किताब में नहीं मिलेगी, ठीक। हमने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके ये सब चीजें आपको बताई। किताब में भूल जाओ, नहीं मिलेगी। यूट्यूब वगैरह पर भी नहीं मिलेगी। कोई टीचर इतना डीपली नहीं बताता, सीधे आकर चालू कर देते हैं लिखना अपना सवाल, एंट्री वेंट्री। चलिए बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हमें लगता है नहीं, आप कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। जरा कंटेंट्स रीड कर लेते हैं। बिजनेस को रीअरेंज किया जा रहा है, दोबारा संगठित किया जा रहा है बिजनेस को। अच्छा, लॉसेस घटाना चाहते हैं, जितने भी लॉसेस हैं। प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, अकार्यकुशलता को समाप्त करना चाहते हैं, जो भी कमियां हैं, अकार्यकुशलता है, उनको समाप्त करना चाहते हैं। फसाद की जड़ पीनल, डेबिट बैलेंस, लॉस, तो फसाद की जड़ पीनल लॉस वाला, उसको हटाना चाहते हैं। लोग माने कैसे थे? छोड़ दो, लोग माने कैसे थे? यार कंट्रीब्यूटर प्लीज पैसा छोड़ दो, दान दे दो, प्लीज आज कुर्बानी दो अच्छे भविष्य के लिए। बच्चों लाइन समझ में आ रही है? पैसा छोड़ दो, दान दे दो, प्लीज आज कुर्बानी त्याग दो अपने भविष्य के अच्छे फ्यूचर के लिए। तो ऐसी लाइनें सुना कर मोटिवेशनल स्पीकर बन के उनसे पैसा छुड़वाया गया है। कंट्रीब्यूटर पैसा छोड़ो, क्यों छोड़े? आज कुर्बानी दो ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो वो लोग बेचारे पैसा छोड़े थे। चलिए आगे चलते हैं। हमें लगता है कि हमने आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्लियर कर दिया है। बोलो हमें परमिशन दो। हाँ सर, ओके, क्लियर, नो क्वेश्चन, आप आगे बढ़ो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमें क्लियर है। तो हम जरा आपको समझाएं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। न्यूमेरिकल तो इंटरनल का ही आता है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आपको हम बताना चाहते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक। चलो बच्चों ध्यान देना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिएगा। अब तक क्या था? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। चलो इस कंपनी की बात करते हैं, सुनिएगा। आज से लगभग 15-20 साल पुरानी बात, ठीक। आज से लगभग 15-20 साल पुरानी बात। बच्चों आप सभी घर में यूज करते होंगे टूथपेस्ट वगैरह, हम भी यूज करते हैं। हम तो ग्लिस्टर यूज करते हैं या सेंसोडाइन यूज करते हैं, तो आजकल ये सब है फिलहाल। तो हम बात कर रहे हैं 15-20 साल पुरानी बहुत सारी कंपनियां टूथपेस्ट की। बच्चों फटाफट जरा कुछ नाम बताओ। जैसे अभी हमने कुछ आजकल का नाम बताया कि भाई हम तो ग्लिस्टर यूज करते हैं, हमें सूट करता है, या सेंसोडाइन हम यूज करते हैं, ठीक। और चलो बच्चे कह रहे हैं कोलगेट बहुत पुराना है। और क्लोजअप, क्या आप क्लोजअप करते हैं? अच्छा वही वाला, ठीक, हाँ करते हैं। और बताओ, पेप्सोडेंट, बिल्कुल सही, पेप्सोडेंट, ठीक। और कह रहे हैं पतंजलि वाला, कौन पतंजलि का है? क्या दंत कांति? क्या पतंजलि कोई दंत कांति, क्या नाम है, नाम बताओ। दंत कांति, ठीक है भैया, चलो बस करते हैं दंत कांति। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिलहाल हम बात कर रहे हैं 15-20 साल पुरानी। कह रहे हैं गुलमंजन, अरे वो तो नशेड़ी लोग करते हैं गुलमंजन, कैसी बात कर रहे हो, ठीक। बस बस भैया, बस भाई साहब, बस जरा हमको आगे बताने दो बस। आप लोग से उंगली पकड़ाओ, आप लोग जो है उंगली के साथ हाथ पैर सब पकड़ लेते हो।
डाबर, बस करो, बस नहीं चाहिए, अरे बोलने तो दो हमको पहले, ठीक है। हाँ, 15-20 साल पहले माना कि इसमें कुछ कंपनियां नहीं है, तो बहुत सारी कंपनियां थी, एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनियां थी उस टाइम। फिर बाजार में एक कंपनी आती है, फिर बाजार में एक कंपनी आती है, उसका नाम था फॉरहेंस इंडिया लिमिटेड। और वो बाजार में टूथपेस्ट लाती है। कौन सा? फॉरहेंस का टूथपेस्ट। बाजार में एक नई कंपनी आती है, फॉरहेंस इंडिया लिमिटेड, और वो टूथपेस्ट लाती है, टूथपेस्ट का नाम था फॉरहेंस। जब बाजार में टूथपेस्ट आया, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा टूथपेस्ट लो, जितना जितना आपके ब्रश की जगह है उसका आधे का आधा, और ब्रश कर लो। और ये क्या, आपके तो स्मेल गायब हो गई। अच्छा, आपके दांत में ब्लीडिंग होती है वो रुक गई। मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस। जो फॉरहेंस की सेल बढ़ना चालू हुई, कि सारी कंपनियां चिंताग्रस्त हो गई। लोग समझ गए थे एक नई कंपनी फॉरहेंस आई है जो हमारा डब्बा गोल कर देगी, क्योंकि सस्ता भी बेच रही है और हमसे भी अच्छा बेच रही है। अच्छा भाई, फिर कंपनियों ने क्या चला, एक चाल चली। सर किस कंपनी ने, वो हमको नहीं पता, इतने अंदर की बात कौन जाने। फिर कंपनियों ने चाल चली फॉरहेंस के खिलाफ। क्या? फॉरहेंस के खिलाफ पर्चे बांटे गए, कैंपेन चलाया गया। क्या? फॉरहेंस के टूथपेस्ट में गाय का मांस मिला हुआ है। क्या? गाय का मांस मिला हुआ है फॉरहेंस के टूथपेस्ट में। हमारा भारत देश, गौ माता, गाय हमारी माता है वाले देश में फॉरेंस के टूथपेस्ट में गाय का मांस मिला है, ऐसा कैंपेन चलाया गया। पब्लिक को अफवाहें बहुत अच्छी लगती है। पब्लिक, यार सुबह सुबह उठ के माता का मांस मुंह में डालेंगे, धर्म भ्रष्ट करेंगे। नहीं, फॉरेंस नहीं चाहिए, ग्राहक फॉरेंस नहीं चाहिए, सब कोई फॉरेंस नहीं चाहिए। अफवाह काम कर गई, फॉरेंस बिकना बंद हो गया। फॉरेंस बेचारा बिकना बंद हो गया। फॉरेंस परेशान, अरे हमने क्या किया भाई, हमारी क्या गलती है, हमने किया क्या है? तुमने कुछ नहीं किया है, लोगों ने किया है, लेकिन तुम तो फंस गए हो। फॉरेंस बेचारा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, टीवी पर आकर बोला, लेबोरेटरीज से टेस्ट करा के बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, मगर अफवाह जो फैल गई फैल गई। बच्चों, बेचारे का कई सौ करोड़ का बिजनेस था, कई सौ करोड़ का। आप लोग बताओ, कोई गलती थी फॉरेंस की? फॉरेंस इंडिया लिमिटेड जो फॉरेंस टूथपेस्ट बना रहा था, क्या इसकी कोई गलती थी? मगर इसका करोड़ों का बिजनेस बर्बाद हो गया, करोड़ों का। ठीक। अब फॉरेंस क्या करे? क्या अपनी फैक्ट्री बंद कर दे, अपने कर्मचारी निकाल दे, अपना प्रोडक्ट जला दे? क्या करे? हमने क्या किया? कुछ तो नहीं किया। फॉरेंस ने कहा हम अपनी कंपनी का नाम बदल रहे हैं। तो फॉरेंस ने क्या किया? अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। ये बात फॉरेंस जान रहा है, दुनिया थोड़ी ना जान रही है कि नाम बदल रहा है। फॉरेंस ने अपना नाम डिलीट किया, फॉरेंस इंडिया लिमिटेड नाम डिलीट किया, और एक नए नाम से आए, हिंदुस्तान सीबा गायगी लिमिटेड। तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। फॉरेंस इंडिया लिमिटेड कौन है भाई? होगा कोई, मुझे नहीं पता। मुझे तो पता है, अब मेरा नाम है हिंदुस्तान सीबा गायगी लिमिटेड। फॉरेंस के टूथपेस्ट में मांस मिला है। अच्छा, कौन फॉरेंस टूथपेस्ट? हम नहीं जानते। हम तो बनाते हैं सिबाका, सिबाका। हम तो सिबाका बनाते हैं। कंपनी का नाम बदला और प्रोडक्ट का नाम बदला, दोबारा बाजार में आ गए, टूथपेस्ट बेचना चालू कर दिया। यार तुमने किया क्या? जी हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किया। बताओ बच्चों, आपको बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से कि हाँ सर समझ गए। ये आपने किया क्या भाई? जी हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किया। बच्चों, अंदर से कुछ बदला? कर्मचारी बदले नहीं, कैपिटल बदली नहीं, लोन बदला, फिक्स एसेट बदली? अरे सब कुछ अंदर, इंटरनल। इंटरनल कोई कमी थी ही नहीं, इंटरनल कोई कमी थी ही नहीं, वो क्यों बदलेगा? हमने तो बाहर प्लास्टर करवाया है, घर के बाहर प्लास्टर करवाया है, हमने तो रैपर बदला है बाहर से, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक बच्चों, आजकल तो दूसरा एग्जांपल आगे चले, बोलो आगे चले, अगला बताएं। क्लियर?
होता है भाई, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। हाँ सर समझ गए, ठीक है। अब भाई उस पर विश्वास खत्म हो गया था जनता का, तो हमने किया। बच्चों आजकल तो 4 ही टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो सबका बाप, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल। आज तो चार ही टेलीकॉम कंपनियां हैं। कभी 15-20 हुआ करती थी, तो उस समय एक यूनिनॉर हुआ करता था। फिर यूनिनॉर ने क्या कहा, कौन यूनिनॉर, हम तो टेलीनॉर हैं। मेरे ख्याल से आपके होशो हवास में चीज हुई, आपको थोड़ा याद भी होगा शायद। कौन यूनिनॉर भाई, हम तो अब टेलीनॉर है। तो उन्होंने किया था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कारण क्या था कि फॉरहैंस का कारण तो उनको पता है, हमको इसका कारण नहीं पता, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च की, हमको इसका जवाब नहीं मिल पाया, ना गूगल पर, ना यूट्यूब पर, ना किसी और कंपनी की वेबसाइट पर कि क्यों ऐसा हुआ। आपको पता होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर देना कैसा क्यों हुआ। फिलहाल तो कंपनी स्वर्गवासी हो गया, देहांत हो गया। और जो वो स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्कैम में, इस कंपनी का बहुत नाम आता था, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसने अपना नाम बदला, नाम रख दिया एक्सिस बैंक। बच्चों ये तो हर कोई जानता है ना। बड़ी रेपुटेशन उस समय डाउन हो गई थी, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया एक्सिस बैंक, जो सफलतापूर्वक काम कर रहा है, लोगों का बहुत विश्वास है इस पर। तो बच्चों ये सब नाम बदल रहे हैं, नाम। और अकाउंटिंग क्या मानती है, अकाउंटिंग क्या मानती है, इसने अपने आप को बेच दिया और इसने इसको खरीद लिया, इसने अपने आप को बेच दिया, इसने इसने जो है खरीद लिया, इसने अपने आप को बेच दिया, इसने खरीद लिया, और ये बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई, बिक गई, बिक गई, बिक गई, इन लोगों ने इसको खरीद लिया। परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी, ऐसा मानती है अकाउंटिंग। हाँ बच्चों क्लियर है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, बोलो बच्चों, क्लियर है ना। हाँ सर, इंटरनल भी क्लियर है, एक्सटर्नल भी क्लियर। बच्चों क्या यहाँ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पुरानी कंपनी बंद हो गई, क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पुरानी कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, लिक्विडेशन हो गया, समापन हो गया। हाँ सर। क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में किसी नई कंपनी का जन्म हुआ, बोलो क्या यहाँ किसी नई कंपनी का जन्म हुआ। जी हाँ, पुरानी बंद हो गई, नए का जन्म हुआ। इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई पुरानी कंपनी बंद हुई, ना नए का जन्म हुआ, बस रिपेयरिंग हुई थी। और यहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता ही नहीं, पुरानी बंद हुई, नए का जन्म हुआ। ये था इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। हाँ बच्चों, तो फिर यहाँ पर इंटरनल की बातें हो रही थी, इंटरनल के कुछ अच्छे एग्जाम्पल। अगर आपका वाइवा होगा ना, तो ये सब पूछेंगे ना, एकदम बढ़िया वाले एग्जाम्पल देना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के। हमने मीनिंग अपनी भाषा में समझा दी, एक्सटर्नल की मीनिंग बता दी भाई आपको कि क्या हो रहा है, ठीक। और ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, डिफरेंस है किसके किसके बीच, इंटरनल वालों और एक्सटर्नल वालों के बीच। तो यहाँ पर दोनों का क्या है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस। जैसे ये कह रहे हैं लिक्विडेशन, समापन, बंद होना, इंटरनल में नहीं होता भाई, इंटरनल में कोई बंद नहीं होता। एक्सटर्नल में जी हाँ, जो पुरानी कंपनी थी ना वो बंद हो जाती है, तो इंटरनल में कोई बंद नहीं होता, एक्सटर्नल में पुरानी बंद हो जाती है, पुरानी वाली। इंटरनल में एक नई कंपनी का बनना, नहीं नहीं भाई, इंटरनल में कोई नया नहीं बनता। एक्सटर्नल में हाँ एक नई कंपनी का जन्म होता है, तो एक्सटर्नल में एक नई कंपनी का जन्म होता है। हिंदुस्तान सेवा गाइड लिमिटेड का जन्म होता है, एक्सिस बैंक का जन्म होता है, टेलीनॉर का जन्म होता है। और इंटरनल में कोई भी, ना कोई बेच रहा है ना कोई खरीद रहा है, नहीं इंटरनल में ना कोई बेच रहा है ना कोई खरीद रहा है। एक्सटर्नल में ये माना जाता है नए वाले खरीद रहे हैं, पुराने वाले बेच रहे हैं। तो बताओ बच्चों, ये सब क्लियर है, आप डिफरेंस वगैरह पढ़ लीजिएगा, थियरी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी कहानी हमने आपको बताई भाई कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, असलियत ये है, सपना ये है, ये सब चीजें। तो बच्चों हमने आपको यहाँ तक की बातें बता दी, ठीक। अब उन सब की यहाँ पर क्या है, एंट्रीज है, एंट्रीज, एंट्रीज। आज हम एंट्री बताने के मूड में नहीं है बच्चों, आज तो हमें आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट देना था, ठीक। और हमें एंट्री कल से बतानी है। हम चाहते हैं आपको कुछ पूछना है तो आप पूछो। आज मेरा काम था चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, चैप्टर समझ में आ गया ना,
तो आगे चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। चैप्टर नहीं क्लियर है तो आगे मजा नहीं आती, उसी पर बेस्ड ये सब कहानियां हैं। तो एक बात बता दो बच्चों, एक बात, क्या डायरेक्टर्स ने लोगों से पैसा छुड़वा छुड़वा कर दान पेटी में रखा था और बाद में उससे नुकसान की भरपाई की थी? हाँ, हाँ सर, डायरेक्टर्स ने लोगों से पैसा छुड़वा छुड़वा के दान पेटी में रखा था और दान पेटी से नुकसान की भरपाई की थी। ये रहा उस दान पेटी का नाम, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एग्जाम में 10 नंबर की थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट। सुना बच्चों आपने, दान पेटी का नाम क्या था? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सर कोई और भी नाम है? हाँ है, फेमस नहीं है, फेमस नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। फेमस नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये था दान पेटी, ये थी दान पेटी जहां लोगों से पैसा छुड़वाया गया, छुड़वाया गया, छुड़वाया गया, पैसा छुड़वाया गया और उससे नुकसान की भरपाई की गई। बच्चों चीज आपने गौर की, एक चीज यहाँ जो सवाल था यहाँ पर, ये आप बताओ, लोगों से पैसे छुड़वाए, कितने छुड़वाए थे? 4,20,000। नुकसान की भरपाई की, कितनी भरपाई की? 3,90,000। आप बताओ कितना बचा था? आप खुद से खोज के बताओ कितना बचा था, आपकी आंखों के सामने है, रीड करो, समझो कितना बचा था। बच्चे कह रहे हैं सर वो 30,000 बचा था। 30,000 बिल्कुल सही। और जो बचा था कहाँ रखा था हमने? कैपिटल रिजर्व में रखा था। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता? कैसा? सर क्या ऐसा नहीं हो सकता? जैसे इस सवाल में क्या हुआ था सर, इस सवाल में हुआ था कि हमने दान पेटी में 4,20,000 रुपया इकट्ठा किया था। दान पेटी में 4,20,000 इकट्ठा किया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नुकसान 5 लाख का हो? बच्चों जो हमने बोला कि आपको सवाल समझ में आया, सवाल हम क्या रख रहे हैं आपके सामने? सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दान पेटी में 4,20,000 जुटे और नुकसान 5 लाख का है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सर? अरे जो सपना देख रहा है, जब डायरेक्टर सपना देख रहा है तो ऐसा सपना देखेगा? आप सोचो, ऐसा सपना कि जहां थे वहीं चले आओ फिर से। भाई सपना देख रहे हो ना, सपना। तो सपना क्या देखोगे? आज भी घाटे में है, काश काश आगे भी घाटे में है। आज भी बर्बाद है, काश आगे भी लुट जाए, बर्बाद हो जाए। तो बताओ ये कोई सपना देखेगा कि जहां थे वहीं चले आओ? अरे फायदा क्या हुआ? सपना ढंग से देखो ना। तो सपना जब भी देखा जाएगा, सपना जब भी देखा जाएगा, या तो पैसा बचेगा जैसे कि 30,000, या तो नहीं बचेगा, घटेगा नहीं भाई, घटेगा नहीं। क्या ये बात समझ आई बच्चों? घटेगा नहीं, या बचेगा या नहीं बचेगा, घटेगा नहीं। वरना घट गया तो सपना देखने का फायदा क्या? जहां थे वही चले आए। चलो तो हमें लगता है कि बचा हुआ पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। दान पेटी में तो ज्यादा पैसे होंगे, तो बराबर पैसे होंगे जो नुकसान को खत्म कर देंगे, या फिर भी प्रॉफिट बचेगा? नुकसान बच ही नहीं सकता, बचेगा तो सपना देखने का फायदा क्या, एनसीएलटी जाने का फायदा क्या? फाइनली हमें लगता है कि हमने अपनी पूरी बात कह ली, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों कोई सवाल, या आज की क्लास खत्म की जाए? कल एंट्रीज बिल्ड करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, कल एंट्रीज की बात करेंगे। चलिए, तो हमें लगता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मजा आ रही होगी आपको पढ़ने में। और बच्चे कह रहे हैं क्लास इंटरेस्टिंग थी। अच्छा बच्चों बहुत मेहनत की इस क्लास के लिए, इंटरेस्टिंग तो होना ही था। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल वाली क्लास में। कल आपको हम न्यूमेरिकल के तरीके बताएंगे। आज तो हमने थ्योरी आपको बताई है, कल न्यूमेरिकल बताएंगे, लेकिन ये थ्योरी से कनेक्टेड होगा वो न्यूमेरिकल का मामला। ठीक है बच्चों, क्लास एंड करना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल वाली क्लास।